फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उसमें जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। देखिए, एक होता है कि किसी सॉलिड बॉडी में, जैसे मान लीजिए कोई मेटल का ऐसा कोई पीस है और उसमें अगर कोई कैविटी है, खाली जगह है उसके अंदर, तो बाहर से तो देखेगा नहीं कि अंदर खाली है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम खाली है अंदर से। जैसे कि ये खाली वाला वॉल्यूम अगर V1 है और ये जो सॉलिड वाला मटेरियल वाला वॉल्यूम है वो V2 है, तो V1 अपॉन V1 प्लस V2 मतलब टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन खाली है, ये पता कर सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। देखो कैसे। तो इसको 2 बार वे करना होता है, इस मेटल पीस को 2 बार वे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेइंग स्केल पे इसको रख दिए, है ना, मार्किंग्स बनी होंगी, कुछ वेट बताएगा। एक बार इसको एयर में वे कर लिए, हवा में रखते हुए इस तरह से ही वे कर लिए पहले। तो मान लीजिए कुछ इसका वेट आया, वेट इन एयर को हम लोग WA लिख दे रहे हैं। और फिर बार इस पूरे एपरेटस को एक लिक्विड में डिप करके इसको, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, डिप कर दिए और तब वे किए। उस समय जो वेट यहाँ पे रीडिंग शो करेगा, रीडिंग तो वैसे ये केजी में शो करता है नहीं वेइंग मशीन, लेकिन अगर हम लोग वेट इंटू जी करके वेट लिखना चाहें तो उस समय का जो वेट होगा उसको मान लीजिए हम WL से डिनोट कर रहे हैं। तो ये दोनों रीडिंग्स लेके WA और WL की वैल्यूज यहाँ पे पता चल जाती हैं, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि फ्रैक्शन कितना इसका अंदर से खाली है ना। देखो कैसे इक्वेशंस लिखते हैं। पहले जब एयर में वे किए थे, मान लो इस मटेरियल का डेंसिटी है D, तो जब एयर में इसको वे किए थे तो केवल V2 वॉल्यूम ही भरा हुआ है, V1 तो खाली है। तो V2 इंटू डेंसिटी, इतना मास इंटू G, mg लिख रहे वेट, है ना। और जब लिक्विड में वे किए होंगे तो mg नीचे और बॉयंट फोर्स भी तो ऊपर है, तो नेट जितना वेट पड़ा होगा ना स्केल पर वही तो रीडिंग आएगा। तो नेट कितना होगा, V2 dg तो है ही, माइनस बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कितना, टोटल इतना वॉल्यूम V1 प्लस V2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, तो V1 प्लस V2 इंटू रो जी, जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी, ठीक है ना। अब V2 dg तो वही वेट इन एयर है, तो मतलब वेट इन लिक्विड जो होगा, एयर में जितना वेट आया उससे कम होगा। कितना कम होगा, जितना बॉयंट फोर्स लग रहा होगा उतना कम है कि नहीं। वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस इतना। मतलब कि 2 इक्वेशंस हो गए। यहां से मिला V2 dg इज इक्वल टू WA, और यहां से मिला V1 प्लस V2 रो जी इज इक्वल टू WA माइनस WL, है ना। इसको इधर लेते जाए तो ये चीज, ये एक और ये 2 इक्वेशंस बना लेते हैं हम लोग, और इनको डिवाइड कर देंगे। डेंसिटी तो मटेरियल का पता ही है, लिक्विड का भी डेंसिटी पता है, तो डिवाइड किए तो V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू D बाई रो इज इक्वल टू WA अपॉन WA माइनस WL। तो इससे V2 अपॉन V1 प्लस V2 आ जाएगा, और हमको चाहिए था V1 अपॉन V1 प्लस V2, और यहां से निकाल लिए V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो 1 में से इसको माइनस कर दिया जाए, तो 1 माइनस V2 अपॉन V1 प्लस V2 कर लेंगे तो V1 अपॉन V1 प्लस V2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कितना फ्रैक्शन खाली है इस बॉडी के अंदर वो पता कर सकते हैं। एक बार एक हेडिंग डाल दीजिए, इसके ऊपर लिखिए टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैविटी इनसाइड ए सॉलिड। और ये इक्वेशन दोनों, जो ये दोनों इक्वेशन बनानी होती है क्वेश्चंस में, ये दोनों इक्वेशन लिख दीजिए, और इस तरह का एक क्वेश्चन भी करके देखा जाए। चलिए,
देखिए, अच्छा पहले कुछ बातें आपको इसमें और बता दें। एक टर्म यूज होता है क्वेश्चंस में, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी बॉडी का, जैसे कहते हैं ना कि इस बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5, है ना। तो अगर कभी कहा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, तो उसका मतलब होता है उस बॉडी का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, ये रेशियो 5 है ना। कभी कहे कि किसी बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2, इसका मतलब उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का डबल है, उसका डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, ये चीज 2 है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो होता है किसी बॉडी का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी। एक तरह से वाटर के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का डेंसिटी कितना है, कितने टाइम्स है, वो बता रहे होते हैं ना। इसी तरह से एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी भी यही चीज है, बस दो लिक्विड्स के आपस में बताया जा सकता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड 2 विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी का दिया है 2 और ये नहीं बताया कि किस लिक्विड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जैसे किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी 2 है और किसके रिस्पेक्ट में, कौन से लिक्विड के रिस्पेक्ट में, ये नहीं बताया, तो हम मान लेंगे कि वाटर के रिस्पेक्ट में दिया है। तो मान लेना होता है क्वेश्चन में कि इसका मतलब कि ये क्वेश्चन बनाने वाला वाटर के रिस्पेक्ट में ही दिया है। तो और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है तब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है किसी बॉडी का तो वाटर के रिस्पेक्ट में ही लिखा होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है ना, ये वाली बात जो सीखें इस पर लिखा जाए, वेट ऑफ ए पीस ऑफ मेटल इन एयर इज 40 ग्राम। एयर में जब वो ऐसे लिखा रहता है ना 40 ग्राम, अच्छा इससे कंफ्यूज नहीं होना। देखो बोलचाल की भाषा में लिखा है 40 ग्राम, जबकि वेट थोड़ी ग्राम में होता है, मास ना ग्राम में होता है। वेट तो जैसे हम लोग जब फिजिक्स में वेट लिखते हैं तो फोर्स होता है ना, एम, ये तो एम हुआ, एम इंटू जी वेट होगा नहीं। चलिए अच्छा जो भी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं अभी सॉल्व करेंगे। देखो वेट ऑफ ए पीस ऑफ मेटल इन एयर इज 40 ग्राम एंड इट्स वेट इन वाटर इज 35 ग्राम, ऐसा दिया है। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इज 20 देन फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैविटी इनसाइड द मेटल। उसके अंदर वॉल्यूम, जिसके अंदर कोई कैविटी है तो उस कैविटी का फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कितना है ना। V1 अपॉन V1 प्लस V2 पता करना है हमें। तो इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं। तो पहले V2 dg का वैल्यू दिया है, मतलब एयर में उसका वेट दिया है 40 ग्राम में ना, इंटू जी कर ले रहे हैं, है ना। और अभी यूनिट वगैरह कोई चक्कर नहीं, अभी तो डिवाइड करना है, कट जाएगा। 40 इंटू जी कर लिए, जी से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये जी दोनों तरफ से कटा लिए। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड में वे किए तो आया 35 ग्राम, मतलब 5 ग्राम कम आ गया। तो जितना बॉइंट फोर्स लगेगा उतना ही कम होगा, नहीं रीडिंग बॉइंट फोर्स कितना, तो V1 प्लस V2 इंटू रो जी बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू जी। 5 ग्राम है तो जी से मल्टीप्लाई कर लिए, जी दोनों तरफ से हटा लिए। ठीक है, दो बातें हो गई। अब डिवाइड कर लेते हैं। तो V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू डी बाई रो इज इक्वल टू 40/5, ये 8 आ गया। ठीक है, डी बाई रो स्पेसिफिक ग्रेविटी 20 दिया हुआ है, पुट कर देते हैं। तो V2 अपॉन V1 प्लस V2 विल बी 8 अपॉन 20, है ना। कितना जाएगा 2/5। ये 8 था, ये 20 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब V1 अपॉन V1 प्लस V2 कितना है 3/5। ये आंसर हो गया, ये 2/5 तो ये 3/5, है ना। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं फ्रैक्शन ऑफ कैविटी वाले, है ना। आगे बढ़ते हम लोग।
देखिए एक और चीज आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है ना, इस पे मार्किंग्स बनी रहती हैं, यहां से एक ब्लॉक हैंग कर दिए, तो ये रीडिंग बताएगा कि ये कितना केजी है ना। और मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, इसको भी एक वेइंग स्केल पे रख दिए, ये भी रीडिंग बताएगा। ये रीडिंग बताएगा कि कंटेनर और इसके अंदर का लिक्विड ये पूरा मिला के वेट कितना है, नहीं तो केजी में रीडिंग होगा, लेकिन हम चलिए वेट लिख रहे हैं फिलहाल, तो W लिख दे रहे, G से मल्टीप्लाई करके लिख ही सकते हैं। ये हो गया W1, मान लीजिए इसका रीडिंग है W1, यहां लिख दे रहे, और इसका जो रीडिंग आ रहा है ये W2 आ रहा है, कुछ होगा रीडिंग दोनों का, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको डिप करने वाले हैं। ये जो हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, इसी लिक्विड, यही जो कंटेनर है ना, इसी को ऊपर कर दिए, डिप कर दिए। ठीक है, और ये अपना वेइंग स्केल वाला था। इसी चीज को इसमें डिप कर दिए। तो पहले तो ये कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसका रीडिंग तो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ग्रेविटी इसको खींच रहा था, उस हिसाब से रीडिंग आया था। अब बॉइंट फोर्स भी ऐसे ढकेल रहा है, तो इसका रीडिंग कम हो जाएगा। मान लीजिए इसका रीडिंग आ गया W1 डैश, इसका रीडिंग का क्या होगा, तो इसका रीडिंग बढ़ जाएगा, W2 डैश, W2 से ज्यादा। क्यों? अच्छा, ऐसे सिंपल से बोले तो क्या, इसको जब डिप किए ना ब्लॉक को, जब इसमें डुबाए, ये जो लिक्विड का लेवल है थोड़ा तो उठेगा। किसी भी चीज को डुबाया जाएगा पानी में तो पानी का लेवल बढ़ेगा, तो ये लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। ये लेवल थोड़ा सा बढ़ गया मतलब यहां पर प्रेशर ρgh होता है ना, अगर ये हाइट ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये रीडिंग बढ़ जाएगी। तो मान लो W2 डैश हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। अब बारी कितने का चेंज आएगा, तो W1 डैश विल बी इक्वल टू, पहले से कितना कम होगा, तो हम लिख रहे हैं देखो W1 में से माइनस जितना इस पर बॉइंट फोर्स लगा है कि नहीं, लिक्विड ने जितने फोर्स से ऊपर ढकेला उतना ही तो कम होगा। W1 माइनस उतना कर देंगे तो नया वेट इतना होना चाहिए, नहीं। और इसका जो बढ़ गया हम कह रहे हैं वो कितने से बढ़ा, तो आंसर इज उतने से ही, प्लस FB बस। ये जितना इस पे पॉइंट फोर्स लगा उतने से इसका रीडिंग घटा और उतने अमाउंट से ही इसका रीडिंग बढ़ जाता है ना। कैसे मालूम, तो देखो दो तरीके से इसको कह सकते हैं। एक तो ये कि यार पूरे सिस्टम का वेट उतना ही होना चाहिए जितना पहले था, तो अगर ये वाले सिस्टम का वेट उतना कम दिखा रहा है तो इसका उतना ज्यादा होना चाहिए, तब पूरा वेट उतना ही होगा, सीधी सी बात, नहीं। या और ढंग से बोले और अच्छे से बोले तो देखो क्या होता, क्या है कि इसको दो सिस्टम मानिए, ये नीचे वाला सिस्टम, ये ऊपर वाला सिस्टम। तो जब डुबा दिए तो नीचे वाले सिस्टम ने ऊपर वाले सिस्टम को जितने फोर्स से ऊपर ढकेला है, एक्शन रिएक्शन पेयर से, ऊपर वाला सिस्टम नीचे वाले सिस्टम को उतने ही फोर्स से नीचे ढकेलेगा। तो इसका ऊपर ढकेला गया तो इसका रीडिंग कितना, जितना कम हुआ उतना ही फोर्स से ये ऊपर वाला सिस्टम नीचे वाले सिस्टम को नीचे ढकेल रहा है, तो उतने से बढ़ जाता है ना। तो एक ये वाली बात भी कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है कि इसका रीडिंग अब कितना हो जाएगा उसको डिप करने के बाद। तो उतने जितना बॉइंट फोर्स इस पे लग रहा होगा उतने से ही इसका रीडिंग कम हुआ, उतने से ही इसका रीडिंग बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि किसी बॉडी पे जब हम लोग बॉइंट फोर्स ड्रॉ करते हैं तो वो बॉइंट फोर्स कहाँ से बनाना चाहिए, कहाँ से पास करना चाहिए। अब जैसे कि कोई बॉडी है, उस पर जब हम नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बना रहे होते हैं mg, तो उसके सेंटर ऑफ मास से बनाते हैं, है ना।
सॉरी, ऐसा नहीं कि mg वाला फोर्स यहीं से बस लग रहा होगा, हर पार्टिकल को ग्रेविटी अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस रॉड के हर पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो इन सब का रिजल्टेंट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग सेंटर ऑफ मास से बनाते हैं। सिमिलरली जब बॉयंट फोर्स की बात कर रहे हैं तो बॉयंट फोर्स तो लिक्विड के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स है। मान लो कि ये ऐसा है, तो लिक्विड ने इस पे जो फोर्स लगाया वो एक ही जगह पे तो लगा नहीं, हर जगह से लगा रहा होता है, यहां से यहां तक। तो नेट बॉयंट फोर्स कहां से बनाना चाहिए? तो उसके लिए एक रूल ये है कि जैसे सेंटर ऑफ मास होता है ना, वैसे एक होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो नेट बॉयंट फोर्स सेंटर ऑफ बॉयंसी से पास करता है। और सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां होता है? तो बोले कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पर सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था ना, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। तो यहां से बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, और mg पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास से, यहां से mg लग रहा होगा। ठीक है ना? नोट करके एक बात लिख दीजिए, बॉयंट फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ बॉयंसी, फुल स्टॉप। और लिखा जाए सेंटर ऑफ बॉयंसी इज एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पर सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। अब इस बात को ध्यान रखते हुए एक बात और समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई वुड का एक स्टिक है, कोई रॉड है ना, तो वुड का डेंसिटी तो वाटर से कम होता है। अब वाटर में इसको डिप किए, इसका डेंसिटी डी, वाटर का डेंसिटी रो, डी है कम रो से, है ना। तो हम लोग पहले बात किए थे कितना फ्रैक्शन डूबा रहेगा। तो कितना फ्रैक्शन डूबा रहता है जब फ्लोट कर रहा होता है कोई बॉडी? तो V इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू डी बाई रो होता था ना, है ना? याद आ रहा है? एक बार याद दिलाते हैं। देखो कैसे, कोई बॉडी है, अगर ये फ्लोट कर रहा है, इफ इट इज फ्लोटिंग, अगर तैर रहा है, तो इस पे इक्विलिब्रियम पे होगा, ये FBD बना रहे हैं, नीचे की तरफ VDG, इसका डेंसिटी D है मान लेते हैं, लिक्विड का डेंसिटी रो। तो VDG हो गया टोटल वॉल्यूम इंटू DG, mg हो गया। और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ कितना? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, V इमर्स्ड लिख दे रहे हैं इसको, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है इंटू रो इंटू जी, बॉयंट फोर्स हो गया। और ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो V इमर्स्ड इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू VDG, है ना। तो G कैंसिल, V इमर्स्ड अपॉन V टोटल, मतलब वही चीज आ गया D बाई रो, है ना। तो कोई चीज अगर तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो उसका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इज ऑलवेज इक्वल टू डी बाई रो। तो हम कह रहे हैं कि मान लो वुड का स्टिक है जिसका डेंसिटी कम है रो से, तो कुछ डी बाई रो फ्रैक्शन होगा नहीं। मान लो डी बाई रो आया 1/3, तो इसका मतलब कि उसका 1/3 वॉल्यूम डूबा रहेगा एट इक्विलिब्रियम। अगर ऐसे इक्विलिब्रियम हो, फ्लोट कर रहा हो, तो ये 1/3 होगा टोटल का, उतना डूबा रहेगा, जो भी है ना। देखो पॉइंट हमारा ये है कि ये रॉड का कोई तो फ्रैक्शन होगा जितना हम डुबाएं तो ये इक्विलिब्रियम पर हो जाए। वहीं से इसको अगर छोड़ दे, उतना डुबा के छोड़ दे, तो इक्विलिब्रियम पर रहना चाहिए इसको, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या है कि कोई वुड का स्टिक है, लिक्विड में डुबाएं, मान लो उसका डेंसिटी पता भी हो, वाटर का डेंसिटी पता हो, और डी बाई रो कर ले, कुछ आएगा फ्रैक्शन, उतना फ्रैक्शन डुबाएं और उतना फ्रैक्शन डुबा के पानी में छोड़ दें, तो इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए इसको। लेकिन रहता नहीं, वो गिर जाता
स्टिक ऐसे नहीं रह पाता, गिर जाता है। क्यों, समझते हैं इसको। देखो होता क्या है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए हम इसको ले आए, इतना इसका डुबा दें लेंथ ताकि ये इक्विलिब्रियम पे हो जाए, ठीक है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होता एक्चुअली, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसलिए हल्का सा भी ये डिस्प्लेस हुआ तो ये भाग जाता है। तो पहले तो समझते हैं कि क्यों अनस्टेबल कह रहे हैं इसको हम। मान लीजिए यहां पर इक्विलिब्रियम है, इस पोजीशन में मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम आ गया एक बार, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, कैसे चेक करेंगे, तो थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करा के देखेंगे, वापस आना चाहता है कि दूर भागना चाहता है। तो अभी देखो mg कहां से लग रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास से, बॉडी का सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ, उसको हम सेंटर ऑफ मास को c लिख दे रहे, चलिए। और डिस्प्लेस्ड लिक्विड देखो इतना है, यहां से लेके यहां तक, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास से वहां पर सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, तो वहां से बनाना होगा कौन सा, बॉयंट फोर्स। mg यहां से नीचे, बॉयंट फोर्स यहां से ऊपर, और बराबर होना चाहिए दोनों, ताकि तभी इक्विलिब्रियम होगा। चलिए अब इसको डिस्प्लेस कराते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कराए, है ना। मान लीजिए कोई थीटा एंगल पे झुका दिए, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कराएंगे तो अब फोर्सेस देखो क्या है, mg तो सेंटर ऑफ मास से लग रहा है ऐसा, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर से, मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी से बॉयंट फोर्स लग रहा है ऐसा। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके देखो कैसे घुमा रहे हैं, इधर ये इधर खींच रहा है, इधर, दोनों मिलके ऐसे घुमा रहे हैं। तो ऐसे घुमाएंगे तो ये भाग जाएगा, वापस थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम, अगर इसको इक्विलिब्रियम में ले भी आए तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहां पे ये रह नहीं पाएगा। यहां से ये जैसे ही हल्का सा भी हिला तो भाग जाएगा। और होता है प्रैक्टिकली तो हिलेगा ही, प्रैक्टिकली एक तो वाटर ये एकदम स्टिल नहीं होगा, थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, तो ये जो स्टिक आपने सीधा करके वो भी थोड़ा सा हिले, जैसे ही हिला गिर जाएगा। दूसरा क्या कि हवा वगैरह भी चल रही होती है, तो हल्का सा भी, जैसे आपने ऐसे इक्विलिब्रियम पे करके इसको छोड़ा, जैसे ही हवा थोड़ा सा भी हुआ तो गिर जाएगा। तो इसलिए सीधा नहीं रह पाता है, ये स्टिक हमेशा गिर जाता है, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब देखो इसको स्टेबल बनाना हो तो कैसा करना होगा, देखो इसके नीचे मान लीजिए कोई छोटा सा एक मास अटैच कर दिया जाए। तो मान लीजिए यहां पर एक मास अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये मास अटैच कर देने से जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है वो थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। यहां पे एक मास अटैच कर दिए, पहले सेंटर ऑफ मास था रॉड के सेंटर पे, लेकिन अब थोड़ा नीचे इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा मास यहां पे अटैच किया जाए कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सी वाला जो पॉइंट था वो शिफ्ट होके यहां कहीं आ गया है, और जो डूबा वाला पार्ट है उसका सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर हो जाए। यहां पर ये ऊपर था, सी, बी नीचे था, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे था। यहां पर हम ऐसा यहां पे मास अटैच करना चाहते हैं, नीचे कर दें, ताकि सेंटर ऑफ बॉयंसी तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे हो जाए उससे। अब क्या होगा देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा एंगल से टिल्ट कर दे रॉड को और देखें क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहां से तो mg होगा, और जहां सेंटर ऑफ बॉयंसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर से बॉयंट फोर्स लग रहा होगा ऐसे। तो देखो ये दोनों मिलके अब इसको कैसे घुमा रहे हैं, इधर उल्टा वापस ला रहे हैं, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, डिस्प्लेस करने पर वापस आएगा बार बार। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जब सेंटर ऑफ मास ऊपर है, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेंटर ऑफ मास नीचे हो, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर, है ना। और तीसरा जो न्यूट्रल होता है वो कब होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब होगा जब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी कोइंसाइड कर जाए, एक ही जगह पर हो जाए, तो बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल वाले केस में जब झुका देंगे तो ना वापस आएगा ना दूर भागेगा, जितना जैसे झुका के छोड़ देंगे वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि किसी का टॉर्क नहीं होगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो जाएगा। दोनों अगर एक ही जगह पे लाई कर जाए तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो जाएगा, तो टॉर्क नहीं आएगा, तो जैसे घुमा के रख दोगे वैसे रह जाएगा, है ना। तो ये होता है बॉयंट, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ हो
तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। इसको बना लीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, इसी में अगला जो पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है कि एक्सिलरेटेड कंटेनर के अंदर कोई बॉयंट फोर्स लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा। लिखा जाए, हेडिंग डाल दीजिए, बॉयंट फोर्स इन एक्सिलरेटेड कंटेनर। तो कोई एक्सिलरेटेड कंटेनर है, जैसे वर्टिकली एक्सिलरेटेड हो और इसमें कोई बॉडी डिप किया जाए, ये ऐसा है, तो उस पर बॉयंट फोर्स कितना लिखेंगे। एक्सिलेट नहीं कर रहा होता तब तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वी रो जी आंसर हो जाता नहीं, लेकिन अगर एक्सिलेट कर रहा हो तब देखें कैसे लिखेंगे। तो ये बॉडी है और लिक्विड ने उस पर जो नेट फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, उसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं ना। तो कितना लगाया होगा, तो मान लो कि ये एक्स लेंथ डूबा हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है ना। तो एक्स लेंथ डूबा हुआ है तो यहां पे प्रेशर कितना हो गया, एक्सिलेटेड है ना कंटेनर, वर्टिकली एक्सिलेटेड, तो प्रेशर हो गया रो इंटू जी प्लस ए इंटू एक्स। तो रो इंटू जी प्लस ए इंटू एक्स, प्रेशर हो गया इंटू एरिया, इतना होगा बॉयंट फोर्स। यही तो नेट अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड है। दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू एरिया वाला जो टर्म है ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू रो इंटू जी प्लस ए। तो बॉयंट फोर्स पहले अभी तक हम लोग सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू रो इंटू जी लिखते थे, लेकिन अगर एक्सिलेट कराओ तो वी रो जी की जगह पे जी प्लस ए आ गया। उस तरह से नीचे एक्सिलेशन तो जी माइनस ए हो जाएगा, है कि नहीं। और ये अब से फॉर्मूला हो गया कि अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा हो तो बॉयंट फोर्स कैसे लिखेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से मतलब नहीं, बॉयंट फोर्स तो नेट अपवर्ड वाला फोर्स होता है, वर्टिकल वाला फोर्स को बॉयंट फोर्स कहते हैं ना। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन से ही मतलब है हमको। तो ये हो गया, अगर नीचे एक्सेलरेशन होगा तो माइनस। चलिए ये बात हुई। अब नेक्स्ट देखो क्या, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एक कंटेनर है और इसमें एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। इसका डेंसिटी है d, लिक्विड का डेंसिटी रो है, d है, कम है रो से। तो ये ऊपर भागना चाहेगा तो इसको बांध दिए धागे से। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अभी के लिए धागे में टेंशन पता करना है, तो कैसे करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। ऊपर हो गया वी रो जी बॉयंट फोर्स, वी रो जी, नीचे वी डी जी और नीचे टेंशन। तो T प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो T प्लस वॉल्यूम मान लो इसका दिया है कुछ भी, T प्लस वी डी जी इज इक्वल टू वी रो जी। तो T आ गया V इंटू रो माइनस डी इंटू जी, टेंशन आ गया। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का लिखिए, है ना। लिखिए फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द वेसल इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। अगर इसके पास एक एक्सेलरेशन भी हो ऊपर की तरफ तो टेंशन कितना होगा। अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये बॉडी है, नीचे की तरफ mg हो गया, v d g टेंशन हो गया, ऊपर की तरफ हो गया v रो g प्लस ए, प्लस एक्सेलरेट भी कर रहा है ये ऊपर की तरफ, पूरा सिस्टम ही ऊपर जा रहा है। तो ये बॉल भी, स्फेयर भी ऊपर जा रहा होगा। अब लिखें तो दिस प्लस दिस, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिख दें, दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए। तो वी रो जी प्लस ए
माइनस टी माइनस वी डी जी इज इक्वल टू वी इंटू डी इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टी इधर लेते जाए तो टी इज इक्वल टू वी रो जी प्लस ए माइनस वी डी जी प्लस ए इज इक्वल टू वी रो माइनस डी इंटू जी प्लस ए। चलो नया टेंशन को टी डैश लिख दे रहे हैं, पहले इतना था, पहले था वी रो माइनस डी इंटू जी, अब हो गया वी रो माइनस डी इंटू जी प्लस ए, पहले से ज्यादा हो गया नहीं, बॉइंट फोर्स भी तो बढ़ जाता है ना। चलिए अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन की है, और करते हैं देखो। देखिए एक ये हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है लिक्विड में और कंटेनर एक्सेलरेटेड है, तो उसका टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन लिक्विड में डूबा रहेगा, है ना, ये पता करने जा रहे हैं। तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नहीं, अगर कंटेनर, सोचो कंटेनर पे बैठ के देखें, कंटेनर पे ऑब्जर्वर हो, तो ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो नेट फोर्स 0 दिखाई देना चाहिए। चले तो कैसे फोर्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे की तरफ हो गया mg टोटल वॉल्यूम इंटू डी इंटू जी, है ना, ये वाला इमर्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, वी डी जी mg हो गया। इसके अलावा बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ, बॉयंट फोर्स कितना, तो v वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस या v इमर्स लिख दें इसको, इतना इंटू रो इंटू जी प्लस ए, अभी तो बात की है ना, एक्सेलरेटेड कंटेनर में बॉयंट फोर्स इतना होगा। और इसके अलावा कंटेनर पे बैठ के देख रहे हैं तो स्यूडो फोर्स कितना, मास इस बॉडी का v इंटू डी, एक्सेलरेशन कंटेनर का, कंटेनर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब कंटेनर पे बैठ के देखने पर अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो दोनों बैलेंस किया जाए, तो हो गया कितना, v इमर्स्ड इंटू रो इंटू जी प्लस ए ऊपर की तरफ इज इक्वल टू नीचे की तरफ v डी जी प्लस v डी ए, है ना, v सब, अच्छा v से डिवाइड कर लेते हैं, तो जगह v इमर्स्ड अपॉन v टोटल इंटू रो इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू, ये होगा d कॉमन g प्लस ए, v दोनों में से नीचे ले आए, यहां ले आए, तो अब g प्लस ए दोनों तरफ से हटा लिए, तो v इमर्स्ड अपॉन v टोटल, ये रेशियो अगेन d बाई रो, फिर से d बाई रो आ गया। देखो मतलब कि कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा हो या ना कर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि एक बॉडी है वो फ्लोट कर रहा है कंटेनर में, लिक्विड, उस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है बॉडी, और पहले 1/3 डूबा हुआ था फ्लोट करते समय, अब इस कंटेनर को एक्सीलरेट कराना शुरू किए, तो अब बताइए अब कितना डूबा रहेगा, अभी भी 1/3। ये जो इमर्स्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम रेशियो है, पहले भी डी बाई रो था जब एक्सीलरेशन नहीं था फ्लोट करते वक्त, अभी भी एक्सीलरेशन है तो भी फ्लोट करते वक्त तो इतना ही रहेगा, डी बाई रो ही रहेगा। तो ये एक रूल है, इसको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ एक एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ सोल्यूशन सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही कॉमन सेंस से अपना आंसर देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं। थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं तब आगे पढ़ेंगे। देखो जैसे क्या, एक ये होता है कि कोई कंटेनर है उसमें लिक्विड है और कोई आइस, यहाँ पे आइस का कोई पीस है जो कि फ्लोट कर रहा है,
तैर रहा है ना। तो होता क्या है कि आइस का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 होता है, मतलब डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ये 9/10 होता है। तो इसका मतलब इसका डूबा हुआ वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ये 9/10 होगा। मतलब कि आइस जब फ्लोट कर रही होती है ना, तो उसका 9/10 हिस्सा पानी के अंदर होता है और केवल 1/10 हिस्सा ही पानी के बाहर होता है ना। चलिए वापस आते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे थे उस पर। देखो फ्लोट कर रहा है आइस, फिर कहा जाता है कि जब ये आइस मेल्ट करेगा तो ये लेवल ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर ये है कि ना लेवल बढ़ता है इस केस में, ना घटता है, उतने का उतना ही रह जाता है। क्यों उतना ही रह जाता है देखते हैं। होता ये है कि ये आइस क्यूब जब वाटर में फ्लोट कर रहा है तो इस पे लगने वाला बॉइंट फोर्स इसके वेट के बराबर होना चाहिए। अगर एफबीडी बनाएंगे जब इसका आइस क्यूब का, तो नीचे mg ऊपर बॉइंट फोर्स बराबर होना चाहिए, तब ना फ्लोट कर रहा है। तो इसके पे लगने वाला बॉइंट फोर्स इसके वेट के बराबर है। और बॉइंट फोर्स कितना होता है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। ठीक बात है कि? तो इसका मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट इसके वेट के बराबर है, आइस के पूरे वेट के बराबर है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। ठीक है ना। इसको हम ऐसे बोल रहे हैं कि लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ था। ये लिक्विड पहले जब ये तैर रहा था तो वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ था, तो आइस के वेट के बराबर इतना वाटर डिस्प्लेस्ड था। ठीक है ना। अब ये आइस मेल्ट हुई तो वाटर बना। आइस मेल्ट होती तो वाटर बनता है। कितना वाटर बनेगा? जितना आइस मेल्ट होगा। मतलब आइस का वेट जितना था उतना ही वेट ऑफ वाटर बना। ठीक है ना। अब दोनों बातों को जोड़ के बता रहे हैं। कितना वाटर डिस्प्लेस्ड था आइस के वेट के बराबर, और पिघलाने पर कितना वाटर बना वो भी आइस के वेट के बराबर। मतलब जितना वाटर डिस्प्लेस्ड था उतना ही वाटर बना, है कि नहीं? तो जितना वाटर डिस्प्लेस था उतना ही वाटर बना, तो वो उसी में भर जाएगा, लेवल ऊपर नीचे नहीं होगा। इसको एक बार देखते हैं, विजुलाइज करते हैं कैसा दिख रहा है। एक बार आइस को भूल जाते हैं। आइस को समझिए, यहां से हटा दिए। वाटर इतना डिस्प्लेस था, ये जो कैविटी दिख रहा है, इतना वाटर डिस्प्लेस था, और आइस को मेल्ट करके उतना ही वाटर बनाए, और उसको ले आके यहां जब रखेंगे, जितना डिस्प्लेस था उतना ही वाटर बना। तो जब इसमें रखा जाएगा तो यहीं तक भर जाएगा पूरा। ज्यादा वाटर बन गया होता तो ये और ऊपर तक भर जाता, यहां तक आ जाता, लेवल बढ़ जाता। कम वाटर बना होता तो ये यहीं तक रह जाता, तो फिर इधर से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अंदर आता, लेवल नीचे आता। नहीं, जितना वाटर डिस्प्लेस था उतना ही वाटर बना, तो उसी में भर जाएगा, लेवल ऊपर या नीचे नहीं होगा, उतने का उतना रह जाएगा। चलो अब इसी में नेक्स्ट बात, देखिए, मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इसमें ये आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है, वाटर है ये, और ये आइस है। अच्छा, इसमें कुछ पीसेस भी हैं छोटे छोटे मेटल के, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो फिर ये डूब जाएगा। नहीं, कुछ पीसेस हैं, 2-4 मेटल के छोटे छोटे पीसेस हैं, और मान लीजिए ये फ्लोट कर रहा है इस समय। अब ये आइस मेल्ट कर गई, तो फाइनली ये लेवल ऑफ लिक्विड, लेवल ऑफ वाटर का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसका आंसर होता है कि लेवल ऑफ वाटर घट जाता है इस केस में। क्यों घट जाता है देखते हैं। होता ये है कि ये जो है ये मेटल के पीसेस हैं, जो कि पहले जब तक आइस के अंदर थे ये, तब तक तो फ्लोट कर रहे थे, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जब आइस के अंदर थे ये तो इनिशियली फ्लोट करते, जब आइस पिघल गई तो ये लोग वाटर में डूब गए।
कोई चीज अगर फ्लोट कर रही है तो उसके वेट के बराबर लिक्विड जरूर डिस्प्लेस हुआ होगा। कहने का मतलब कोई चीज अगर फ्लोट कर रही तो उसके वेट के बराबर बॉइंट फोर्स होगा, तब ना तैर रही है, और बॉइंट फोर्स उतना है मतलब लिक्विड डिस्प्लेस उतना है। तो एक तरह से ये पूरा सिस्टम फ्लोट कर रहा है, तो इस पूरे सिस्टम के वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस था, है कि नहीं। अब चलो अब केवल इस पीस की बात करते हैं, इस वाले पीस की बात करते हैं, एक एक करके इसकी बात कर रहे हैं। तो इस एक पीस के बराबर पहले वाटर डिस्प्लेस तो रहा ही होगा ना, इसके वेट के बराबर भी तो वाटर डिस्प्लेस रहा होगा, सबका वेट मिला के जितना था उतना वाटर डिस्प्लेस था। तो अब केवल इसका बात की जाए, इसके करस्पॉन्डिंग वाटर डिस्प्लेस था। अब है ये मेटल का पीस, भारी होता है मेटल, लोहे का है जैसे, तो वाटर से भारी होगा। तो हम कह रहे हैं इसके वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस था, तो ये पीस है तो इतना सा, लेकिन इसके वेट के बराबर तो वाटर तो इतना सारा होगा ना। तो जब तक ये फ्लोट कर रहा था तो इसने इतना सारा वाटर डिस्प्लेस करके रखा था, हटा के रखा था। बात सही है कि नहीं। इसके वेट के बराबर वाटर तो खूब ज्यादा होगा ना, इसका भी तो भारी होता है। तो इसने इतना सारा वाटर डिस्प्लेस करके रखा था पहले जब ये तैर रहा था, और बाद में जब ये डूब गया, लिक्विड के अंदर आ गया, तो जब ये डूब गया तो इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, जितना इसका वॉल्यूम है इतना ही वाटर डिस्प्लेस किया ना, तब थोड़ी वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। तो जब ये डूब गया तो ये इतना सा वाटर डिस्प्लेस किया, इतना सा जितना इसका वॉल्यूम है। पहले इसने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करके रखा था, बाद में इसने थोड़ा सा वॉल्यूम ही डिस्प्लेस किया वाटर का। ये बात समझ में आ रही होगी शायद, है ना, क्यों ऐसा कह रहे हैं। लॉजिक वही है कि पहले तैर रहा था बाद में डूब गया, तो जब तक तैर रहा था तो अपने वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया था ज्यादा, और जब डूब गया तो केवल जितना है वॉल्यूम इसका उतना ही वाटर डिस्प्लेस किया, कम वाटर डिस्प्लेस किया। तो इससे क्या होगा, पहले इसने ज्यादा वाटर हटा के रखा था, बाद में कम वाटर हटा के रखा, तो इसका मतलब जो एक्सेस हटा हुआ वाटर था वो वापस आएगा तो ये लेवल नीचे होगा, है ना। उल्टा बोले, अगर कोई बॉडी ऐसा होता जो बाद में ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करे, पहले उस कम वाटर डिस्प्लेस करे बाद में ज्यादा, तो लेवल लिक्विड का ऊपर चढ़ जाएगा। और ये तो उल्टा है ना, पहले तैर रहा था, ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करके रखा था, बाद में इतना सा वाटर डिस्प्लेस किया, तो लेवल वापस आ जाएगा, तो लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा, और एक बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। देखो, मान लीजिए कि ये है कंटेनर, इसमें एक लिक्विड है, आइस फ्लोट कर रहा है। ये लिक्विड लेकिन वाटर नहीं है, है ना, ये कोई लिक्विड है, ये आइस है। क्वेश्चन में दिया है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तभी तो तैरेगा, नहीं तो तैरेगा कैसे। और ये भी दिया है कि इस लिक्विड का डेंसिटी वाटर से कम है, ये जो लिक्विड है ना इसका डेंसिटी वाटर से कम है। और फिर कहा जाए आपसे कि अब ये आइस मेल्ट किया, तो बताइए ओवरऑल लेवल ऑफ लिक्विड बढ़ेगा कि घटेगा। ये लेवल, यहां से लेवल ऑफ लिक्विड ऊपर जाएगा कि नीचे। तो क्या होगा आइस मेल्ट करने पर, देखा जाए तो होता ये है, पहले आइस के वेट के बराबर लिक्विड जरूर डिस्प्लेस रहा होगा, या ऐसे बोले आइस के वेट के बराबर बॉइंट फोर्स लगा होगा इक्विलिब्रियम में होने के लिए। और बॉइंट फोर्स कितना होता है, लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। कहने का मतलब आइस के वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस था पहले, और बाद में जब इसको पिघलाए तो आइस के वेट के बराबर लिक्विड नहीं बना, क्या बना, वाटर बना। तो जितना अब उल्टा बोले, देखो कितना लिक्विड डिस्प्लेस था आइस के वेट के बराबर, और कितना वाटर बना आइस के वेट के बराबर। लेकिन वाटर का डेंसिटी तो लिक्विड से ज्यादा है, आइस के वेट के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस था और आइस के वेट के बराबर ही वाटर बना। तो वाटर जो बना उसका वॉल्यूम तो कम होगा ना, क्योंकि वाटर भारी है लिक्विड से। जितना वेट ऑफ आइस है, आइस के वेट के बराबर
लिक्विड डिस्प्लेस था और आइस के वेट के बराबर वाटर बना, दोनों का वेट बराबर है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम तो ज्यादा होगा ना, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस था, ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस था, और जो वाटर बना है वो कम वॉल्यूम ऑफ वाटर बना है। तो जब रखा जाएगा तो पूरा जो कैविटी वो भरेगा थोड़ी ना। एक बार सोचें इसको उस तरीके से, इतना लिक्विड डिस्प्लेस था लेकिन वाटर इतना ही बना, तो क्या होगा, जो एक्सेस डिस्प्लेस्ड लिक्विड था वो नीचे आएगा, मतलब लेवल ऑफ लिक्विड नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे हैंडल किए जाते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं ये। चलिए, तो और बात अब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।